नमस्कार साथियों। गायत्री पीजी महाविद्यालय और बीए तृतीय वर्ष भूगोल में द्वितीय पेपर पर्यावरण भूगोल में आपका स्वागत है। साथियों, कल अपन पढ़ रहे थे पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। आपने जाना होगा पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र में क्या अंतर होता है। हमने कल बात की थी कि पारिस्थितिकी कार्यशीलता की आधारभूत जो इकाई होती है वो पारिस्थितिकी तंत्र होता है। आधारभूत इकाई, इनको पारिस्थितिकी तंत्र को विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाओं के रूप में भी प्रदर्शित किया है। सबसे पहले टेंसले ने जिन्होंने पारिस्थितिकी तंत्र शब्द दिया है, उन टेंसले की परिभाषा को देखते हैं। टेंसले महोदय ने कहा कि पारिस्थितिकी तंत्र पर्यावरण के सभी जैव तथा अजैव कारकों के एकीकरण का परिणाम है। बात वही निकल के आती है कि पारिस्थितिकी तंत्र के सभी जैव तथा अजैव कारक के एकीकरण। देखिए, धरातल पर समस्त प्रकार के जीव और अजैव धरातल एक दूसरे से बहुत ही घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। जीवों को निर्वाह करने के लिए प्राकृतिक वनस्पति की सबसे पहले आवश्यकता होती है, यानी भोजन की बहुत आवश्यकता होती है, चाहे मनुष्य हो चाहे जीव जंतु हो। जीव जंतुओं के लिए प्राथमिक उत्पादक किसी भी प्रकार की वनस्पति हो, उसकी आवश्यकता जीवन निर्वाह के लिए होती है। तो मनुष्य के लिए उसी वनस्पति के रूप, जिसको अपन फसलें कहते हैं, खाद्यान्न कहते हैं, जो हमारे जीवन निर्वाह का मूल आधार भी है, उसकी आवश्यकता होती है। तो जैव अजैव कारकों में मूल रूप से धरातल और मृदा से संबंधित कारक आते हैं, और जैव कारकों में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु आते हैं। जहाँ जल की उपलब्धता हो, जहाँ अनुकूल मृदा हो, वहीं पर प्राथमिक उत्पादक यानी वनस्पति है, उसका उत्पादन और उसका विसरण होता है। जितनी ज़्यादा हरित आवरण बढ़ता जाएगा, जीवों की संख्या उतनी ही बढ़ती जाएगी, और उस हरित आवरण वाले क्षेत्र में एक विशेष प्रकार के जीवों की विविधता वाला एक तंत्र संचालित होगा, जिसमें प्रत्येक जीव दूसरे जीव पर निर्भर रहेगा। शाकाहारी मांसाहारी पर, मांसाहारी चरम मांसाहारी पर, और जब चरम मांसाहारी मर जाएंगे तो उसके तत्व पुनः मृदा में मिलकर पौधों को प्राप्त हो जाएंगे, और एक पूरा ये चक्र, ये चैन है, वो चलती रहेगी। इस प्रकार से जहाँ कहीं भी जैव और अजैव कारक, इनका जो एकीकरण है, उसका रूप दिखाई दे तो वो पारिस्थितिकी तंत्र ही कहलाएगा। दूसरी परिभाषा माउंकहाउस ने दी। माउंकहाउस के अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र भौतिक पर्यावरण अथवा निवासी क्षेत्रों में पौधों तथा जीवों का समूह है। बात वही आती है भौतिक पर्यावरण, और एजी टेंसले महोदय ने इसको अजैव कारक कहा। भौतिक पर्यावरण और निवासी क्षेत्रों, जिसमें पौधों और जीवों दोनों का रूप आता है। देखिए, धरातल पर जो भी मानव है, उस मानव के साथ जो जीव जंतु है, वह अपने भौतिक पर्यावरण से बहुत ही घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं। अगर यह बात मानव पर लागू करके देखें तो ग्लोब पर समस्त क्षेत्रों में एक समान मानव का निवास, विस्तार, विकास नहीं है। जहाँ कहीं भी अनुकूल परिस्थितियाँ पाई जाती है, वहीं पर मनुष्य अधिक निवासित है। जैसे मूल रूप से उत्तरी गोलार्ध में मध्य अक्षांशीय क्षेत्र, जहाँ पर विभिन्न दशाओं के साथ सबसे प्रमुख जलवायु दशाओं की अनुकूलता है। भौतिक पर्यावरण तो अनुकूल है ही, साथ में जलवायु की दशाएं हैं, वो सबसे अनुकूल है। और जलवायु की अनुकूलता मनुष्य के विकास के साथ साथ विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और अन्य जो जैव विविधता है, उसकी भी समृद्धि का आधार है। इसलिए भौतिक पर्यावरण अथवा निवासी क्षेत्रों में पौधों और जीवों का समूह
पारिस्थितिकी तंत्र कहलाएगा। R.L. लिंडमैन के अनुसार इन्होंने परिभाषा दी कि किसी भी परिमाण वाली स्थान, परिमाण यानी माप, किसी भी परिमाण वाली स्थान समय इकाई के अंतर्गत भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रमों से निर्मित तंत्र ही पारिस्थितिकी तंत्र है। अब पारिस्थितिकी तंत्र अलग अलग परिमाण का हो सकता है। झील का पारिस्थितिकी तंत्र बहुत ही छोटे परिमाण का होगा क्योंकि झील का आकार छोटा होता है। सागर का पारिस्थितिकी तंत्र उतना ही बड़ा और महासागर का पारिस्थितिकी तंत्र उतना ही बड़े परिमाण का होगा, लेकिन इन तीनों की जीवों की दशाओं में बिल्कुल अलग अलग विभिन्नताएं पाई जाती हैं। जो जीव, जो दशाएं, जो प्राथमिक वनस्पति, जो मूल उत्पादक और आधार झील के पारिस्थितिकी तंत्र में संचालित होता है या उनको मिलता है, वो महासागर में नहीं होता है। इसलिए पारिस्थितिक तंत्रों की इकाई अनुसार, स्थान अनुसार, परिमाण अनुसार और जीवों के समुच्चय प्रकार अनुसार बहुत ही भिन्नताएं पाई जाती है। स्टालर और स्टालर महोदय ने लिखा है कि जीवों के समूह के साथ परस्पर क्रियाशील संगठकों के सकल समुच्चय को पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। यानी जीवों का तो समूह है ही, तभी तो वो जैव मंडल है, क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र है वो जैव मंडल में ही संचालित होता है और जीवों में वनस्पति और जीव जंतु दोनों आते हैं। तो जीवों के समूह के साथ परस्पर क्रियाशील संगठक यानी जीवों के अस्तित्व के लिए जो भौतिक पर्यावरण की दशाएं और भौतिक पर्यावरण के रूप है उनको क्रियाशील संगठक अपन कह सकते हैं। तो क्रियाशील संगठकों के सकल समुच्चय को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। अब इसका सारांश क्या निकला? सारांश रूप में हम पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहेंगे? तो पारिस्थितिकी तंत्र एक क्षेत्रीय इकाई होता है जिसके अंतर्गत लघु से वृहद महाद्वीप तक छोटा किसी टापू का अलग पारिस्थितिकी तंत्र हो सकता है और अंटार्कटिका जैसा महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया जैसा महाद्वीप है और अफ्रीका जैसा महाद्वीप है, उसका एक अलग पारिस्थितिकी तंत्र हो सकता है। क्षेत्र छोटे से बड़ा, परिमाण छोटे से बड़ा हो सकता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र एक क्षेत्रीय इकाई होता है जिसके अंतर्गत लघु से वृहद महाद्वीप तक जीवों एवं उनके भौतिक पर्यावरण के मध्य पारस्परिक क्रिया होती रहती है। जब पारस्परिक क्रिया होगी, जब जीव अंतर्निर्भर होंगे, जब जितने भी भौतिक कारक है वो जीवों के अनुकूल होंगे और उनको क्रियाएं करने में सहयोगी होंगे, तभी जाके एक पारिस्थितिक तंत्र है वो संचालित होता है। तो सामान्य रूप में जीव मंडल के सभी संगठकों के समूह जो पारिस्थितिक क्रिया में सम्मिलित होते हैं उनको पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। यहाँ पर आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि पारिस्थितिकी तंत्र एक विशेष इकाई होती है जिसमें जीवों की और प्राकृतिक पर्यावरण के तत्वों की परस्पर एक समानता होने के साथ में प्रत्येक दूसरे तंत्र से विभिन्नता भी होती है। अब बात करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताओं की। तो पारिस्थितिकी तंत्र है, इसमें कई विशेषताएं हैं। इनको आप पॉइंट्स के रूप में लिख सकते हैं, मुख्य विशेषताएं बीच में लिखकर और 3, 4, 5 ही बॉक्स किनारे और इधर इधर बॉक्स किनारे, और इस तरह से आपको मैंने पहले कई बार बता चुका हूँ। इस तरह से आप है जो इनको पॉइंट्स के रूप में प्रदर्शित करेंगे, एक डायग्रामेटिक फॉर्म में प्रदर्शित करेंगे तो आपका आंसर बहुत ही अट्रैक्टिव होगा और साथ ही आपके जो एक्स्ट्रा पेज भरने की जो टेक्निक है उसकी बजाय आप ये डायग्राम के रूप में उन पॉइंटों को प्रदर्शित करेंगे तो एग्जामिनर के लिए भी बहुत सहूलियत होगी। बात करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताओं की। तो पारिस्थितिकी तंत्र जीवधारियों और भौतिक पर्यावरण के सकल योग को दर्शाता है। बात वही आती है कि पारिस्थितिकी तंत्र में जीवधारी यानी विभिन्न प्रकार के जीवों के स्वरूप और भौतिक पर्यावरण तो यानी विभिन्न प्रकार के भौतिक कारक जो क्षेत्र पर संचालित होते हैं, भौतिक शक्तियाँ, भौतिक कारक, उनके सकल योग को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में इनका सकल दोनों का अंतर संबंधित योग होता है। दूसरा, इसकी संरचना 3 घटकों पर निर्भर है। पहली ऊर्जा, दूसरा जैविक और तीसरा अजैविक या भौतिक होता है। देखिए, ऊर्जा प्राथमिक उत्पादक हरे पौधों से प्राप्त होती है, मूल रूप से मनुष्य को भी। अब मनुष्य एक उभयनिष्ठ प्राणी है,
शाकाहारी भी है, मांसाहारी भी है, सर्वाहारी भी है। तो मनुष्य एक सर्वाहारी प्राणी है। तो मनुष्य की तुलना में दूसरे जितने भी जो प्राकृतिक जीव जंतु हैं, जो प्रकृति में पाए जाते हैं, पारिस्थितिकी में पाए जाते हैं, जो पारिस्थितिकी तंत्रों का निर्माण करते हैं, तो किसी भी तंत्र का जो आधार होता है वो हरे पौधे ही होते हैं। उन हरे पौधों पर शाकाहारी जीव निर्भर होते हैं। तो उस हरे पौधे की ऊर्जा शाकाहारी में जाती है। शाकाहारी को जब मांसाहारी खाता है तो वो मांसाहारी में ऊर्जा चली जाती है। मांसाहारी को चरम मांसाहारी अगर भक्षण करता है तो वो चरम मांसाहारी में चली जाती है। और अंत में जब चरम मांसाहारी मरता है तो वो सारी ऊर्जा अपघटित होकर वापस है जो मृदा में अलग अलग डिकम्पोज होकर अलग अलग घटकों में मृदा में पोषक तत्वों के रूप में संचित हो जाती है, जिसे पुनः वनस्पति अपने भोजन के रूप में, अपने पोषण के रूप में ग्रहण कर लेती है और इस तरह से चक्र चलता है। तो सबसे पहले तो पारिस्थितिक तंत्र के माध्यम से ऊर्जा संचारित होती है, ऊर्जा स्थानांतरित होती है, यानी हरे पौधे की ऊर्जा शाकाहारी में, शाकाहारी की मांसाहारी में, मांसाहारी की चरम मांसाहारी में, और अंत में चरम मांसाहारी की ऊर्जा होती है वो अपघटकों के द्वारा मृदा में मिला दी जाती है और पुनः पौधे उसको ग्रहण करते हैं। दूसरा, पारिस्थितिकी में जैविक घटक होते हैं। पारिस्थितिकी में अगर जैविक घटक नहीं हो तो ऊर्जा का संचरण नहीं होता है। जब ऊर्जा का संचरण नहीं होगा तो पारिस्थितिकी तंत्र है वो क्रियाशील नहीं होगा। इसलिए पारिस्थितिकी तंत्र के लिए ऊर्जा, जैविक तत्वों और भौतिक पर्यावरण में जलवायु संबंधी जितने भी कारक हैं, चाहे वर्षा, तापक्रम, आर्द्रता, आपके जितने भी जो प्रेसिपिटेशन के जितने भी जो रूप है वो है, और साथ ही मृदा और धरातल की विशेषताएं भी उसमें शामिल है। अगर मृदा और धरातल अनुकूल नहीं है तो न तो जैविक रूप विकसित होगा, और जब जैविक रूप विकसित नहीं होगा तो ऊर्जा का संचरण भी नहीं होगा। जैसे मरुस्थल की बात करते हैं, चाहे वो शीत मरुस्थल हो चाहे उष्ण मरुस्थल हो। शीत मरुस्थल का मतलब जो बर्फीले आवरण से ढका हुआ, उष्ण जहाँ पर वनस्पति के रूप नहीं होते हैं। यहाँ पर अजैविक और भौतिक कारक ज़्यादा प्रभावी है, इसलिए जीवन के रूप नहीं है। और जब जीवन के रूप नहीं है तो जैव विविधता नहीं है, यानी जैव विविधता, जीवों के अलग अलग रूप मुख्य रूप से वनस्पति पर ही निर्भर होते हैं। जिन क्षेत्रों में वनस्पति का अभाव होता है वहाँ पर जीव नहीं होते हैं। अब जब जीव नहीं होंगे तो पारिस्थितिकी का एक संपूर्ण जो निर्माण है उसकी हम कल्पना करते हैं तो वो पारिस्थितिकी नहीं होगी, इकोलॉजी प्रभावित होगी, इकोटोन प्रभावित होगी। उससे वहाँ पर जो तंत्र है उन तंत्रों की संचलनता प्रभावित होगी और तंत्र बहुत ही विरल, विस्तीर्ण और बहुत ही निम्न स्तर का होगा, जिसकी गतिशीलता, जिसमें ऊर्जा की गतिशीलता बहुत ही मंद होगी। तो इसलिए इसमें ऊर्जा, जैविक और अजैविक तीनों घटक हैं, उनका होना आवश्यक है। फिर आपका आता है इसमें चौथा पॉइंट, इसका क्षेत्रीय और समय आयाम होता है। क्षेत्रीय और समय आयाम, इसको समझिए। पारिस्थितिक तंत्र अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार अलग अलग होता है। ये हम पहले बात कर चुके हैं कि झील का अलग होगा, तालाब का अलग होगा, मरुस्थल का अलग होगा, वन का अलग होगा, पर्वतीय क्षेत्र का अलग होगा और शीत मरुस्थल का अलग होगा। साथ ही इसका समय आयाम होता है। समय आयाम क्रमशः पारिस्थितिक तंत्र का विकास होता जाता है, इसकी समृद्धता बढ़ती जाती है। प्रारंभ में जब वनस्पति का किसी निर्जन क्षेत्र में उद्गम होता है, उद्गम का मतलब वनस्पति है वो बंजर क्षेत्र में धीरे धीरे हरित आवरण से ढकती जाती है, हरित आवरण को, पृथ्वी को हरित आवरण से ढकती जाती है। वैसे वैसे वहाँ पर नवीन जीवों का आगमन भी बढ़ता जाता है, जीवों की संतति बढ़ती जाती है। जितनी ज़्यादा वनस्पति का विकास होता जाएगा उतनी ही ज़्यादा जीवों की संतति बढ़ेगी, और जीवों की बढ़ती हुई संख्या पारिस्थितिकी तंत्र को बहुत ही समृद्ध बनाएगी, क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण जीवों की समष्टि से ही होता है।
जितने कम जीव होंगे उतनी कम ऊर्जा का स्थानांतरण होगा, उतना ही कम पारिस्थितिकी तंत्र है वो सघन समृद्ध होगा। इसलिए जितने ज़्यादा जीव उतनी ज़्यादा पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता होती है। तो इसलिए समय आयाम होता है। समय के दौरान जैसे 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 वनस्पति का आवरण बढ़ता जाता है वैसे 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 पारिस्थितिक तंत्र भी बढ़ता जाता है, और जिस तरह से वनस्पति का आवरण घटता जाता है उसी तरह से पारिस्थितिक तंत्र की समृद्धता भी घटती जाती है। अगर कोई क्षेत्र सघन वन वाला हो और धीरे धीरे वहाँ पर वनों का आस होकर वो मरुस्थलीय क्षेत्र में बदल जाए तो पारिस्थितिक तंत्र भी उससे प्रभावित होगा। जो उसकी प्रारंभ में समृद्धता थी जब वनीय आवरण था, और वो वनीय आवरण जब मरुस्थल में बदल गया तो उसकी समृद्धता भी घट गई। तो उसी समय के दौरान धीरे धीरे स्थलीय परिवर्तन के साथ में पारिस्थितिकी तंत्र में भी परिवर्तन होता है। तो इसका क्षेत्रीय और समय दो आयाम होते हैं। पारिस्थितिक तंत्र एक विवृत ओपन सिस्टम होता है जिसमें इनपुट और आउटपुट ऊर्जा की व्यवस्था होती है। कैसे? पारिस्थितिकी तंत्र में इनपुट ऊर्जा का मतलब होता है सूर्य से आने वाला प्रकाश ऊर्जा का मुख्य स्रोत तो होता ही है, और उससे उत्पादित होने वाले हरे पौधे, उस हरे पौधे की जो ऊर्जा है, हरे पौधे में जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को जब शाकाहारी खाते हैं तो वो आउटपुट होकर शाकाहारी में चली जाती है। शाकाहारी में ऊर्जा है, उसमें भी ऊर्जा है, वो उसके आंतरिक रूप में संचित है। जैसे पौधे में ऊर्जा है वो पौधे की आंतरिक रूप में संचित है, और उसको जब शाकाहारी खाते हैं तो वो ऊर्जा है वो उससे ट्रांसफर होकर शाकाहारी में चले जाती है। जैसे अपन भोजन करते हैं, भोजन में ऊर्जा है, अगर 2 दिन हम भोजन नहीं करें तो हमारा शरीर शिथिल पड़ जाता है, हमारी कार्यक्षमता प्रभावित होती है और हमें हमारे जो शरीर है वो ऊर्जा रहित होने लगता है। इसलिए हम भोजन करते हैं तो जो भोजन करते हैं उसमें निहित ऊर्जा हमारा शरीर ग्रहण करता है। इसी तरह से जो प्राकृतिक वनस्पति होती है उसको शाकाहारी जीव खाते हैं तो उसकी ऊर्जा शाकाहारी जीवों में संचित हो जाती है, और शाकाहारी जीवों से वो मांसाहारियों में चली जाती है, और मांसाहारी उसको मृत्यु के बाद अपघटक के द्वारा उस ऊर्जा को वापस है जो मृदा में मिला देते हैं। तो ये ओपन सिस्टम है जिसमें ऊर्जा सूर्य के प्रकाश के द्वारा इनपुट होती है और क्रमशः इस खाद्य चयन के माध्यम से वो स्थानांतरित यानी प्रत्येक उपभोक्ता के माध्यम से बदलती भी रहती है। अगला पॉइंट, पारिस्थितिक तंत्र विभिन्न प्रकार की ऊर्जा द्वारा चालित होता है, जिसमें सबसे पहले सोलर एनर्जी, सूर्य की ऊर्जा, सौर ऊर्जा प्रमुख है। पारिस्थितिक तंत्र के लिए कई प्रकार की ऊर्जाएं दी जा सकती हैं। जैसे हम कृत्रिम रूप से जो एक ग्रीन हाउस बनाते हैं नर्सरी का, उस नर्सरी में ग्रीन हाउस में भी हम कृत्रिम ऊर्जा लाइटों के माध्यम से पौधों को दे सकते हैं। ऐसा होता है, बहुत छोटे रूप में होता है। देखिए ये शाश्वत है कि धरातल पर समस्त ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है वो सूर्य ही है। सूर्य ही जीवन का संचार करता है। लेकिन बहुत ही छोटी छोटी जो वनस्पतियाँ जिसको हम इन सिटू, जिसको हम गमलों में उत्पादित करते हैं, बहुत ही रेयर वनस्पतियाँ जो विलुप्त प्राय होती हैं उनको बचाने का प्रयास करते हैं। कुछ जीव होते हैं उनको बचाने का प्रयास करते हैं, तो उनको प्राकृतिक पर्यावरण में छोड़ने की बजाय हम कृत्रिम रूप से उनको भोजन देते हैं, तो वो एनर्जी है वो कृत्रिम भी दी जा सकती है। लेकिन विभिन्न प्रकार के तंत्र है, उनके लिए जो ऊर्जा का इनपुट ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत है वो सौर ऊर्जा ही होती है। तो पारिस्थितिक तंत्र विभिन्न प्रकार की ऊर्जा द्वारा चालित होता है, जिसमें प्रत्यक्ष सौर ऊर्जा और सौर ऊर्जा के कारण क्रमशः भोजन के रूप में बदलती हुई ऊर्जा का जो स्वरूप है, उन बदलती हुई ऊर्जा के स्वरूप को जीव ग्रहण करते जाते हैं। जैसे अपन जो भोजन करते हैं, जो सर्वाहारी मनुष्य होता है, जो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों ही होता है, तो जो भोजन वो शाकाहारी के रूप में वनस्पति से उत्पादित अनाज के रूप में ऊर्जा को ग्रहण करता है, तो अनाज में यानी वनस्पति में जो संचित ऊर्जा अनाज में आई और अनाज की संचित ऊर्जा मनुष्य में आई। जो मांसाहारी होते हैं वो
महासागरीय और धरातलीय दोनों ही प्रकार के जीवों का भक्षण करते हैं, तो उन जीवों की ऊर्जा भी उसके अंदर समाहित हो जाती है। तो जीवों में ऊर्जा के अलग अलग रूप होते हैं, लेकिन इनमें भी सबसे प्रमुख रूप है वो सौर ऊर्जा ही है। अगला पॉइंट, पारिस्थितिकी तंत्र एक कार्यशील इकाई होती है। जब तक पारिस्थितिकी तंत्र में परस्पर क्रिया नहीं हो तो वो पारिस्थितिकी तंत्र संचालित नहीं होता है, वो पारिस्थितिकी तंत्र बाधित हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है और धीरे धीरे वो पारिस्थितिकी तंत्र लुप्त हो जाता है। तो वो क्रियाशील रहना जरूरी है, यानी वनस्पति है वो निरंतर स्वयं के क्रियानुरूप और मनुष्य के प्रयासों के माध्यम से भी उत्पादित होती रहती है, बढ़ती है, फलीभूत होती रहती है। स्वयं के प्रयासों से, यानी अपने आप जो पौधों के बीज गिरते हैं और उन गिरते हुए बीजों से जो वनस्पति का रूप फैलता रहता है। मनुष्य भी कृषि करके वनस्पति को फैलाता है, यानी उत्पादित करता है, वनस्पति के रूपों को बढ़ाता है, वनारोपण करके वनस्पति के रूपों को बढ़ाता है। और साथ ही विभिन्न प्रकार के जीव है वो भी अपनी ऊर्जा को ट्रांसफर करते रहते हैं। अगर वो क्रियाशील नहीं हो प्रत्येक जीव तो ऊर्जा दूसरे स्तर में नहीं जाएगी, और जब दूसरे स्तर में ऊर्जा नहीं जाएगी तो वो तंत्र अवरुद्ध और बाधित हो जाएगा। इसलिए ये एक फंक्शनल यूनिट होती है। पारिस्थितिक तंत्र है ये ऊर्जा की एक फंक्शनल यूनिट होती है, जिसमें प्रत्येक स्तर पर उपभोक्ताओं को क्रियाशील रहना आवश्यक होता है। अगर क्रियाशील नहीं रहेंगे तो तंत्र बाधित हो जाएगा, फिर वो पारिस्थितिक तंत्र है संचालित नहीं हो पाएगा। अगला पॉइंट, पारिस्थितिकी तंत्र की निजी उत्पादकता होती है। प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र अलग अलग उत्पादकता दर्शाता है। महासागर की अलग उत्पादकता होती है, शीत मरुस्थल की अलग उत्पादकता होती है। उत्पादकता का मतलब उसमें जीवों के रूपों में विविधता होती है और वही उसकी उत्पादकता कहलाती है। तो प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र है वो अपने अलग अलग जैवीय रूपों के अनुसार निजी उत्पादकता का निर्माण करता है। पर्टिकुलर उसकी ही उत्पादकता होती है जो उस क्षेत्र के तंत्र में संचालित होती है। जैसे मरुस्थल के जो जीव है, उस मरुस्थल के जीव उन्हीं जीवों पर निर्भर रहते हुए उस तंत्र का संचालन करते हैं, जबकि सागर में जो जीव होते हैं या फिर शीत मरुस्थल में मैदानों में जीव होते हैं वो भिन्न प्रकृति के होते हैं, उनकी उत्पादकता भिन्न होती है। तो प्रत्येक तंत्र की अपनी अलग अलग उत्पादकता होती है, क्योंकि प्रत्येक तंत्र में जीवों की विविधता होती है, जैव विविधता होती है, और उन्हीं जैव विविधता के कारण उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो अलग अलग होती है। अंत में पारिस्थितिक तंत्र विकास एवं संवर्धन के अनेक अनुक्रम सीक्वेंसेस होते हैं, जिसको सेरे कहते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र में विकास के अनुक्रम सेरे कहलाते हैं, इस बात को भी आप ध्यान रखना। पारिस्थितिक तंत्र में विकास के अलग अलग अनुक्रम होते हैं, स्टेप्स होते हैं। प्राथमिक स्तर पर विकास होता है, धीरे 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 जीवों की संख्या बढ़ती जाती है, फिर दूसरा स्टेप, फिर जीवों की चरम संख्या बढ़ जाती है, फिर तीसरा स्टेप, और फिर एक ऐसा समय, ऐसी स्थिति आती है जब विकास बंद हो जाता है। जैसे एक कोई निर्जन स्थान मानो, उस निर्जन स्थान पर सबसे पहले पक्षियों के बीट के माध्यम से बीज गिरा दिया गया, वो बीज विकसित हुआ एक पौधे के रूप में। वो पौधा धीरे धीरे अपने बीजों का प्रसार करके बहुत सारे छोटे छोटे पौधों को पनपा देता है। धीरे धीरे वहाँ पर वनस्पति का आवरण छाने लगता है। तो वो छोटी वनस्पति है धीरे धीरे बड़े पेड़ों में, बड़े से और बड़े पेड़ों में, और जैसे जैसे वो पेड़ों की संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे जीवों की संख्या बढ़ती जाती है और उस पारिस्थितिकी तंत्र की समृद्धता बढ़ती जाती है, और अंत में इतने विशाल पेड़ हो जाते हैं कि सूर्य का प्रकाश भी धरातल पर नहीं पहुँचता। हमने अभी बात की है कि पारिस्थितिकी तंत्र के संचालन के लिए सबसे महत्वपूर्ण सूर्य का प्रकाश होता है, जो छोटी वनस्पतियों को उत्पादित करता है। और जब सूर्य का प्रकाश धरातल पर नहीं पहुंचेगा तो नीचे जितने भी छोटी वनस्पति उत्पादित होती है वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगी। और ऐसा होता है पृथ्वी पर भूमध्य रेखीय क्षेत्रों पर, जहाँ पर इतने सघन और इतने विशाल पेड़ हैं जिनके झुरमुट से होकर दिन में भी सूर्य का प्रकाश है वो धरातल तक नहीं पहुँचता। जब धरातल तक प्रकाश नहीं पहुंचेगा तो जीवन के रूप है वो प्रभावित होते हैं, छोटी वनस्पति उत्पादित नहीं होंगी, इसलिए छोटे जीव विलुप्त हो जाएंगे।
वहाँ पर केवल बड़े मांसाहारी विशालकाय जीव ही बचे रहेंगे जो उसके अनुकूलन के अनुसार अपना जीवन यापन करने में सक्षम होंगे। तो वहाँ पर जीवों की संख्या कम होने के कारण वो तंत्र बाधित हो जाएगा और वो जो अनुक्रम है वो उसकी चरम स्थिति कहलाएगी। इस तरह से अगला पॉइंट संरचित और सुसंगठित तंत्र होता है। पारिस्थितिकी तंत्र संरचित होता है, उसी अनुकूल दशाओं के अनुसार होता है और सुसंगठित होता है। जहाँ पर जीवों की संख्या कम होती है वो पारिस्थितिक तंत्र बहुत ही विरल होता है, उसमें संचालन उतना ही कम होता है और जितने अधिक जीव होते हैं उसका संचालन उतना ही सुसंगठित तरीके से सुचारू रूप से होता है। इसको आप पॉइंट्स को ढंग से समझें, कल्पना शक्ति का प्रयोग करते हुए समझें, इनको रटते हुए चलें। कल हम इससे आगे पारिस्थितिक तंत्र के जो प्रकार हैं उनका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।